नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र पढ़ाते हैं। इस पे डिस्क्रिप्टिव क्लास भी पढ़ाते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हैं। तो इस चैनल पे आपको समाजशास्त्र विषय की लगभग सभी कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध फ्री में कराए जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी जीडीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे और भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान, तो जो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर कराए गए हैं, जो पेपर हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो पेपर 2016 में हुआ था उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये तीसरी क्लास है इस प्रैक्टिस सेट का। चूँकि 2021 की 2 प्रैक्टिस सेट मैंने 30-30 करके 2 सेट करा दिया है, यानी इसकी 60 प्रश्न करा दिए हैं। सॉरी दोस्तों, 20-20 करके 2 प्रश्न 40 प्रश्न करा दिए हैं। ये तीसरी क्लास है, तो इस क्लास में हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो कुल 70 प्रश्न हो जाएंगे इसमें। आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज का ये पहला प्रश्न यानी कि 41 से प्रश्न प्रारंभ होगा, क्योंकि हमने 40 प्रश्न पहले सॉल्व करा दिए हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजीकरण के सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्न की प्रासंगिकता की चर्चा किया हुआ है। सामाजीकरण के संदर्भ में किसने सामान्यीकृत अन्न की बात किया है। इसको इंग्लिश कहा जाए तो जनरलाइज अदर की बात कौन करता है। विकल्प में है CH कूले, HM जॉनसन, S फ्रायड या GH मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बात कर रहे हैं। तो सामाजीकरण के सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्न की बात करेंगे, तो ये अवधारणा जो है GH मीड महोदय की है। GH मीड महोदय ने इसको दिया था, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि मीड जो है सामाजीकरण के संदर्भ में बात करते हैं कि कोई भी बच्चा होता है या जिसका सामाजीकरण नहीं हुआ होता है, तो आई होता है और वह जो है अपने आप को ही सब कुछ मानता है। जब उसका समाज में सामाजीकरण होता है तो वह मी के रूप में कन्वर्ट होता है, और वह जब मी बनता है तो उसके लिए 2 व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। एक उसका स्वयं का समूह, जिसे उसने महत्वपूर्ण अन्न के रूप में मीड ने बताया हुआ है, और एक जो बाहरी समूह होता है जिससे उसके सामाजीकरण पे प्रभाव पड़ता है। इसको उन्होंने सामान्यीकृत अन्न या जनरलाइज अदर की बात किया है। तो इस विकल्प में डी विकल्प से हो जाएगा। यह मीड की अवधारणा है, सामान्यीकृत अन्न। आइए देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न है 42वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया है कि समाज में संबंध परिस्थिति के अनुबंध के आधार पर विकसित होते हैं। यानी कि परिस्थिति अनुबंध की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो है संविदा की बात, परिस्थिति संविदा की बात कौन किया है ये पूछ रहा हुआ है। विकल्प में हेनरी मेन, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट हाइमन या हावेल। तो परिस्थिति संविदा की अवधारणा जो है हेनरी मेन की अवधारणा है, तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में किसने माना हुआ है। माना की अवधारणा यहाँ पे पूछ रहा है कि जात के संदर्भ में माना की अवधारणा किसने दिया है, ये पूछ रहा है। विकल्प में है नेस्फील्ड, तो इन्होंने जात का जो है व्यवसायिक सिद्धांत दिया है।
हट्टन की बात करेंगे तो ये जो है प्रजातीय सिद्धांत देते हैं। ड्यूमा की बात इस पे नहीं करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये हट्टन महोदय ने ही जो है माना की अवधारणा को दिया हुआ है, तो ये बी विकल्प से हो जाएगा। और जात के संदर्भ में ड्यूमा की बात करेंगे तो इन्होंने जो है शुचिता और प्रदूषण की बात करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास का विचार की अवधारणा किसने दिया है। यानी कि परिवार के उत्पत्ति के क्रमिक विकास की बात किसने किया है। तो कई प्रश्नों में मैंने पिछली बार कई साल कराया है कि परिवार के उत्पत्ति के संदर्भ में मार्गन महोदय की अवधारणा आती है। उन्होंने 5 प्रकार के परिवारों की चर्चा किया हुआ है। मार्गन की एक पुस्तक थी एशियन सोसाइटी, इसी पुस्तक में उन्होंने 5 प्रकार के परिवारों की चर्चा किया हुआ है। जैसे पहला परिवार है संरक्त परिवार, उसके बाद बताते हैं कि उद्विकास होने के बाद समूह परिवार आता है, फिर उसके बाद सिंडेशियन फैमिली आती है, फिर उसके बाद पितृसत्तात्मक परिवार और फिर एक विवाही परिवार जो वर्तमान समय में मौजूद है। इस प्रकार से परिवार की उत्पत्ति की अवधारणा जो है मार्गन महोदय का है। अगले प्रश्न चलते हैं। 45वां प्रश्न है, पति पत्नी की परिधि और उसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विकल्प में है रक्त मूलक परिवार। रक्त मूलक परिवार वह परिवार होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उसे रक्त मूलक परिवार कहा जाता है। और दंपत्ति मूलक परिवार यानी कि जिसमें सिर्फ पति और पत्नी रहते हैं, तो ऐसे परिवारों को दंपत्ति मूलक परिवार कहा जाता है। प्रजनन मूलक परिवार वह होता है या प्रजनन परिवार वह होता है जिसमें किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, यानी माता पिता और बच्चे बनने वाले परिवारों को प्रजनन परिवार के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न में, पति पत्नी की परिधि से उनके केंद्र में स्थित रक्त संबंधी यानी उनके जो बच्चे हैं उनसे जिस परिवार का निर्माण होगा तो यह होगा प्रजनन परिवार, यानी पति पत्नी और उनके बच्चे से निर्मित परिवार जिसे प्रजनन परिवार कहा जाता है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 46वां प्रश्न है, हर्बर्ट जे गैंस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियों प्रस्तावित करते हैं तथा निम्नलिखित में से कौन सी उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है। गैंस महोदय ने नगरीय जीवन की कई शैलियां बताई हुई हैं और वो पूछ रहा है कि गैंस महोदय ने किस शैली का उल्लेख नहीं किया है, ये पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, इन्होंने नगरीय जीवन शैली में वंचित को रखा है, फंसे हुए और सर्वदेशज को रखा है, निर्जातीय शहरी को इन्होंने अपने शहर की विभिन्न शैलियों के अंतर्गत नहीं रखा हुआ है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलेक्स इंकल ने समाज की विषय वस्तु को 3 भागों में रूपरेखित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं दिया गया, यानी कह रहे हैं यहाँ पे कि एलेक्स इंकल महोदय ने जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में क्या किया है, विभाजित किया हुआ है, रूपरेखित किया हुआ है। और इसमें से पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन उसके द्वारा नहीं दिया गया है, ये पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आयोग ने, चूंकि यह क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों, इसमें क्रम होता है, ऐतिहासिक की बात करते हैं, फिर उसके बाद वर्तमान समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं और आगे आने वाले समाजशास्त्री
क्या करेंगी, इन 3 आधारों पे बात होती है। चूँकि गलत प्रश्न ही पूछा है, संस्थापक जनकों ने क्या किया, संस्थापक जनकों ने क्या कहा, केवल ये संस्थापकों की बात करते हैं, वर्तमान समाजशास्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और इसको आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण है। सामाजिक अंतःक्रिया, कोई भी सामाजिक अंतःक्रिया तब कही जाएगी जब कोई भी व्यक्ति जानबूझ के दूसरे व्यक्ति से क्रिया करता है, चाहे वह सकारात्मक क्रिया हो चाहे वह नकारात्मक क्रिया हो, वह सामाजिक अंतःक्रिया कही जाएगी। केवल बस न होना चाहिए, जानबूझकर की जाने वाली क्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए, चूँकि अंतःक्रिया करने के लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है स्मार्टफोन पर वीडियो गेम्स खेलना, तो यह केवल एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर रहा है। एक रोचक किताब पढ़ना, यह भी जो है सामाजिक क्रिया नहीं है। अपने भाई से झगड़ा करना, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी क्रिया जानबूझ करके किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित की जा रही हो तो वह अंतःक्रिया कही जाएगी। भले वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वह सामाजिक क्रिया कही जाएगी। तो अपने भाई से लड़ाई करना, जानबूझ के लड़ाई की जा रही है, तो यह जो है सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप नामक पुस्तक किसने लिखी है। रॉबिन फॉक्स, C.J. फुल्लर, F.G. बाउले या लेवी स्ट्रास। तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। संरचना के सिद्धांत इसमें दिया हुआ है दोस्तों। लेवी स्ट्रास महोदय की यह पुस्तक है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इसमें इन्होंने नातेदारी विनिमय की बात किया हुआ है। और बात करें तो यह जो है लेवी स्ट्रास महोदय जो है संरचनात्मक विनिमय की भी चर्चा करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किताबें दी हुई हैं, 4 किताबों का नाम दिया हुआ है और पूछा हुआ कि मेलिनोव्स्की द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है। यानी कि इसमें से 3 पुस्तकें जो हैं मेलिनोव्स्की द्वारा लिखी गई है, एक नहीं है, उसे पहचानना है। तो पहली पुस्तक है सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, दूसरा है सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन नॉर्दर्न वेस्टर्न मेलेनेशिया। ध्यान रखिएगा, ये सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन नॉर्दर्न वेस्टर्न मेलेनेशिया यह पुस्तक तो मेलिनोव्स्की की है। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, यह भी पुस्तक जो है M.N. श्रीनिवास महोदय की है। और सेक्स रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी जो है यह भी मेलिनोव्स्की की पुस्तक है। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी, यह पुस्तक जो है मेलिनोव्स्की महोदय की नहीं है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। यह पुस्तक की बात करेंगे, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी, यह पुस्तक मार्गरेट मीड महोदय की है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न है, प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है, यह उदाहरण है। यानी ध्यान रखिएगा कि हम कोई भी पुराने फैशन को देखते हैं और हंसी उड़ाते हैं और जो है नए फैशन को अपनाते जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाए सांस्कृतिक भाषा में, इसे सांस्कृतिक विडंबना कहा जाएगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसमें तो संस्कृति जो है पिछड़ता है, भौतिक संस्कृति आगे हो जाती है और अभौतिक संस्कृति पिछड़ती है। तो इसमें इसकी कोई बात नहीं की गई है। सापेक्षता, जहाँ पे जो संस्कृतियों की तुलना की जाती है
यहाँ पे दो संस्कृतियों की तुलना भी नहीं की जा रही है। ये होगा दोस्तों समसामयिक केंद्रीयता। अपने समय को हम केंद्र में रख करके मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी पुराना फैशन अच्छा नहीं था इसलिए हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और हमारा जो नया फैशन का दौर चल रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, उसे हम अपनाते जा रहे हैं। तो इसे कहा जाएगा समसामयिक केंद्रता। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक दो मात्र दलों, जिसे कहा जाता है तई, बली, लोय और तारथरोल में बटी हुई है? कौन सी जनजाति दो उप समूहों में बटी है, ये पूछ रहा है। विकल्प में है खस, टोडा, नायर या खरिया। ये चारों जनजातियों के बारे में पूछा है कि किसमें ये दो भात्रिक दलों में बटा हुआ है। तो टोडा जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ी पे पाई जाती है दोस्तों, टोडा जनजाति। और ध्यान रखिएगा ये पशुपालन करते हैं और भैंस पालन ज़्यादा करते हैं, तो इनके कल्चर को बफेलो कल्चर या भैंस कल्चर के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो है भातृ बहुपति विवाह भी इसमें देखने को मिलता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि भातृ बहुपति विवाह किन जनजातियों में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा टोडा जनजाति में पाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने सर्वप्रथम 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे? आपराधिक आंकड़े किस देश ने तैयार किए थे? यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस या इटली? तो ध्यान रखिएगा इस संदर्भ में इमाइल दुर्खिम प्रमुख हो जाते हैं दोस्तों। उस समय आत्महत्या संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए थे। उसी समय आपराधिक आंकड़े इकट्ठे करने वाला देश जो है फ्रांस है। तो फ्रांस देश ने आपराधिक आंकड़े इकट्ठे किए थे। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत से संबंधित है? ध्यान रखिएगा ये पूछा हुआ है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से का समर्थन करते हैं। देखिएगा एडविन कैनन महोदय जो है जनसंख्या सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। समर्थक की बात करेंगे तो रॉबिन्स भी इसके समर्थक हैं, कार्ल सैंडर्स भी इसके समर्थक हैं और डाल्टन भी इसके समर्थक हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएगा। तो ए और बी विकल्प सी ऑप्शन में है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं? इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। यह सीधा सीधा कोटेशन पूछा है दोस्तों कि यदि हमको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो ऐसी संभावना रहती है कि व्यक्ति अपराध के माध्यम से उन आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हर जरूरतमंद व्यक्ति अपराध करेगा ही। तो यह कथन किसका है, ये पूछा हुआ है। फ्रेडरिक एम थ्रेसर, हर्बन मेनहीम या सिरिल लोडोविक वर्ट या फिर मिरियन वान वाटर्स? तो ध्यान रखिएगा यह अपराध शास्त्री सिरिल वर्ट की है। तो सी विकल्प में है सिरिल वर्ट महोदय। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। कई बार व्यक्ति इस पर गलती कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए बने हैं? तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश में इसके लिए जुवेनाइल डिलिक्वेंट शब्द का ही प्रयोग किया जाता है।
हिंदी में बात करेंगे तो होना तो चाहिए था यहाँ पे युवा अपराधियों के लिए, जबकि यहाँ दिया हुआ है बाल अपराधियों के लिए। चूँकि आयोग जो है इंग्लिश के आंसर को सही मानता है, तो इंग्लिश का ऑप्शन सही है, जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स। हिंदी का वर्जन गलत है, लेकिन चूँकि इंग्लिश का सही है तो ए विकल्प ही क्या होगा, सही होगा। इसे युवा अपराधियों के सुधार के लिए बनाया गया है, जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स। तो आप लोग प्रश्न सॉल्व करते समय इसको ध्यान दीजिएगा कि बाल अपराधी लिखा हो चाहे न लिखा हो, इंग्लिश वर्जन में जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स शब्द का प्रयोग किया होना चाहिए। अगला प्रश्न है 57 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की व्याख्या की है। कुछ समाजशास्त्री हैं, पूछ रहा है किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या किया हुआ है। कार्ल मार्क्स जनसंख्या के संदर्भ में जनसंख्या अतिरेक का सिद्धांत देते हैं। इन्होंने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की कोई बात नहीं किया हुआ है, यानी इन्होंने जनसंख्या अतिरेक के सिद्धांत में कहा कि मजदूरों के पास जनसंख्या वृद्धि के माध्यम से अधिक मजदूरी और अधिक शक्ति प्राप्त करने का साधन होगा, इसे जनसंख्या अतिरेक का सिद्धांत कहा था इन्होंने। और प्रजनन निर्धारकों की बात नहीं करते हैं ये। डबल डे जो है आहार सिद्धांत देते हैं। पीटर बर्गर महोदय की ऐसी अवधारणा जनसंख्या से संबंधित नहीं है। दोस्तों प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की बात करेंगे, किंग्सले डेविस और जूलियस ब्लैक महोदय ने दिया हुआ है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है एडविन लेमर्ट की बात करेंगे तो ये जो है लेमर्ट महोदय जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की चर्चा करते हैं, तो ए का विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से मैच करा दीजिए। प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन। उसके बाद जॉन वाल्बी की बात करेंगे तो इन्होंने 44 जुवेनाइल थीफ्स की बात करते हैं, तो बी का 1 हो जाएगा। और मर्टन की बात करेंगे दोस्तों तो इन्होंने सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना की बात करते हैं। और बेकर की बात करते हैं तो इन्होंने लेबलिंग थ्योरी यानी कि क्या कहते हैं ये कलंक की जैसे बात उन्होंने किया है हैबरमास महोदय ने, तो उसी प्रकार से इन्होंने लेबलिंग थ्योरी देते हैं कि जिस व्यक्ति को समाज अपराधी करने लगता है तो कुछ समय बाद वह व्यक्ति की विचारधारणा भी उसी तरीके से अपराधियों जैसी हो जाती है। तो विकल्प में हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2 जो है ए विकल्प में है, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा है। कौन सी भाषा जो है इंडो आर्यन भाषाई परिवार की भाषा है, ये पूछा है। हिंदी, तमिल, कन्नड़ या मलयालम। तो हिंदी इंडो आर्यन भाषाई परिवार की भाषा जो है हिंदी है दोस्तों, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर पूछा जाता है किस भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी है। दूसरी भाषा कौन सी बोली जाती है, तो बंगाली भाषा जो है भारत में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक मालिनोव्स्की की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, मालिनोव्स्की महोदय ने सांस्कृतिक संदर्भ में मूलभूत आवश्यकताओं की अवधारणा दी, यानी कि व्यक्ति संस्कृति का निर्माण क्यों किया है। संस्कृति व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए निर्मित की गई हैं। और व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, तो उन्होंने कहा है कि भूख,
यानी व्यक्ति की भूख मिटाने के लिए, प्रजनन और स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए इस व्यक्ति ने संस्कृति का निर्माण किया है। अर्थव्यवस्था उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है। फिर से प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं की चर्चा किसने किया हुआ है। विकल्प में है पार्सन्स, दुर्खिम, होमन्स, समनर। तो आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं की बात जो है समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर समनर महोदय ने दिया हुआ है। और समनर की बात करेंगे तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है फोकवेज। इसमें उन्होंने संस्थाओं के उद्विकास की चर्चा किया हुआ है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री आदर्श प्रारूप की अवधारणा से जुड़ा है। आइडियल टाइप की बात कौन से समाजशास्त्री करते हैं, ये पूछा हुआ है। तो आइडियल टाइप की बात करेंगे तो आइडियल टाइप आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा इसके बारे में, आर.के. मर्टन, पी.ए. सोरोकिन, इमाइल दुर्खिम या मैक्स वेबर। तो आइडियल टाइप मैक्स वेबर महोदय द्वारा दी गई अवधारणा है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक एरिक इरिक्सन के 8 चरण की प्रमुख विशेषता है। एरिक इरिक्सन महोदय ने मनुष्य के 8 चरण की बात किया है। कौन उसमें सबसे प्रमुख विशेषताओं 8 चरण के अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने जो है सामाजिक स्व का विकास, सामाजिक शास्त्रीय स्व का विकास या मनोवैज्ञानिक स्व का विकास, स्वयं का विकास। तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक स्व के विकास में मनुष्य के 8 चरणों की बात किया हुआ है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लेविस की गरीबी की संस्कृति, कल्चर ऑफ पॉवर्टी जिसको कहते हैं, की अवधारणा किस अध्ययन पे आधारित है। तो ऑस्कर लेविस महोदय भारत का भी अध्ययन करते हैं, भारत के तमिलनाडु का अध्ययन करते हैं और मैक्सिकन गांव का अध्ययन करते हैं। ये भारत के 5 परिवार तमिलनाडु का भी अध्ययन करते हैं और ये मैक्सिकन के 5 परिवारों का अध्ययन करते हैं। किंतु गरीबी की संस्कृति की अवधारणा इन्होंने मैक्सिकन समाज के 5 परिवारों का अध्ययन करके दिया हुआ है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अनुसार सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, वह कार्य संपन्न करने की एक तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। सामाजिक मानदंड क्या है, एक प्रमाणित कार्य प्रणाली यानी कार्य पद्धति है। किसने कहा है, बीर स्ट्रीट महोदय ने कहा है, डेविस, मूरे या वुड्स ने। तो ध्यान रखिएगा, यह कथन जो है सामाजिक मानदंड के संदर्भ में कि समाज की जो कार्यप्रणालियाँ हैं वही क्या है, सामाजिक मानदंड है, ऐसा जो है बीर स्ट्रीट महोदय ने कहा है। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, परिकल्पना से प्रश्न है दोस्तों कि एक परिकल्पना जो दो स्थितियों, दो समूहों या किसी स्थिति के व्यापकता में कोई अंतर नहीं है, तो इसे क्या कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब हम ऐसी परिकल्पना बनाते हैं कि एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति से कोई प्रभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है, यानी एक के बदलने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रकार की परिकल्पना को नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। यदि प्रभाव पड़ता है ऐसा हमने
एजम्पशन किया है यानी परिकल्पना बनाई है, तो ये अल्टरनेटिव बोला जाता है, परिकल्पना कही जाती है। तो यह पूछ रहा है कि स्थिति में कोई अंतर नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इस प्रकार की परिकल्पनाओं को क्या कहा जाएगा, तो शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब एक है कि कोई एक घटना का दूसरी घटना के साथ कोई संबंध नहीं माना गया है, जिसे शून्य परिकल्पना के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है। समाजशास्त्र जो है भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पे खड़ा है और भारतीय समाज को समझ के लिए आवश्यक कुछ शर्त है इसके मिश्रण के रूप में। यानी कि भारतीय समाज को समझ करके ही हम समाजशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। यह किसने कहा हुआ है? विकल्प में है लुई डूमा, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी, ए.के. सरन। तो ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पे खड़ा है, ये लुई डूमा का कथन है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है? सिर्फ इसी कोटेशन से देख लीजिए दोस्तों, भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं के समझे बिना इसे समझा नहीं जा सकता। भारतीय समाज को समझना है तो हिंदू परंपराओं का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि भारतीय समाज जो है एक हिंदू समाज है। यह कथन किसने कहा है? विकल्प में है जी.एस. घुरिये, आर.के. मुखर्जी, लुई डूमा, एन.के. बोस। तो यह जो है भारत के समाजशास्त्री पिता कहे जाने वाले जी.एस. घुरिये महोदय का कथन है कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है। फिर खाली स्थान है, यानी किस लेखक को भारत में समाजशास्त्र का पिता माना है? ध्यान रखिए दोस्तों, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि भारत में भारतीय समाजशास्त्री पिता किसे कहा जाता है, तो यह जो है जी.एस. घुरिये महोदय को कहा जाता है। जी.एस. घुरिये जो है डी विकल्प में है, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब अगला और लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में कुल 70 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो 17वां प्रश्न है, मैन एंड हिज हैबिटेशन नामक पुस्तक किसने लिखा हुआ है? ये पूछा है। फिर से देखिएगा, मैन हिज हैबिटेशन पुस्तक किसने लिखा है? विकल्प में है डी.पी. मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी, ए.के. सरन, जी.एस. घुरिये। तो यह पुस्तक जो है मैन एंड हिज हैबिटेशन आर.के. मुखर्जी महोदय की है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आर.के. मुखर्जी, इन्हें राधा कमल मुखर्जी के नाम से जाना जाता है और ये लखनऊ विश्वविद्यालय संप्रदाय से जुड़े रहे हैं। बात करें तो ये लखनऊ के कुलपति भी रहे हैं। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाता है? इसमें सही हो जाता है। और वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।